आवाज आ रही है? साउंड इज कमिंग। जस्ट सी इफ साउंड इज कमिंग then I will start. आवाज आ रही है? वेरी गुड। साउंड आ रही है ना? साउंड, बिकॉज देयर इज प्रॉब्लम विद द साउंड। अब आ रही है? ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजन हम लोग स्टार्ट करते हैं। बड़ा सिंपल सा टॉपिक लगता है, लेकिन उतना सिंपल ये टॉपिक है नहीं। इसमें सिंप्लिसिटी की प्रॉब्लम क्या है कि इसमें 1975 और 1970, जो 1975 में घटनाएं घटी, उन घटनाओं ने 1978 की घटनाओं को प्रभावित किया और उसके कारण 1978 में चेंज आया। तो हम इमरजेंसी प्रोविजन का सबसे स्टार्टिंग पार्ट क्या करते हैं, हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। ये छोटे एग्जाम का सवाल है, आईएएस का सवाल नहीं है। थ्री टाइप्स ऑफ इमरजेंसी, तीन तरह के आपात उपद्रव। ये नेशनल, ए नेशनल, बी स्टेट, सी फाइनेंशियल। अगर आपने क्लास सुना होगा तो आसानी हो जाएगी, नहीं सुना तो बात नहीं। तीन तरह की इमरजेंसी के प्रावधान हमारे सामने दिखाई देते हैं। अब हम तीनों तरह के इमरजेंसी को देखने की कोशिश करें। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। पहली इमरजेंसी है, इसका टर्म क्या है? थ्रेट टू सिक्योरिटी ऑफ, थ्रेट टू सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। इसमें फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीन, फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीन, ये फाइनेंशियल। तो हम लोग अगले 60 70 80 मिनट अपने को हम डिवोट करते हैं 352। ये तीन इमरजेंसी है। हम लोग 60 80 90 मिनट जो भी अपने पास टाइम होता है, हम पहली इमरजेंसी को डिवोट करने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल 351, अगर आर्टिकल 352(1) अगर आप पढ़ें तो आपको कई ऐसे शब्द प्राप्त होते हैं जिन शब्दों की व्याख्या को समझे बगैर आप इमरजेंसी के प्रोविजन को नहीं समझ सकते हैं। अगर 352(1) पढ़ें तो आप हिंदी इंग्लिश चाहे जिसकी पढ़े, लैंग्वेज एक ही तरह की, कोई खास फर्क नहीं है। क्या बोलता है? सेटिस्फाइड। जो जो शब्द मैं लिख रहा हूं उसको आप अंडरलाइन करो। हिंदी में है समाधान। पहला क्या हो गया? सेटिस्फाइड। मिल गया? किसको नहीं मिला ये शब्द? जिसको शब्द नहीं मिलता है यू मस्ट राइट ऑन द चैट, साहब उसको नहीं मिल रहा है। पहला क्या है? सेटिस्फाइड। दूसरा, दूसरा महत्वपूर्ण है सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। और एनी पार्ट, सेटिस्फाइड, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट, दो महत्वपूर्ण शब्द मिल गए। तीसरा, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म रिबेलियन और एक्सटर्नल एग्रेशन, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म रिबेलियन, होल ऑफ इंडिया और पार्ट, होल ऑफ इंडिया।
let's start explaining these words which are appearing in your their act. हम ये 352(1) से यह डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या बोल रहा है कि जो 352(1) कहता है, इसकी जो प्रोक्लेमेशन ऑफ जो इमरजेंसी है, नीड नॉट टू एक्सटेंड होल इंडिया। पहला सवाल, क्या पूरे देश में लगाना आवश्यक है? अगर आपने लेक्चर सुना होगा, इसका आंसर उसमें है। नहीं, पूरे देश में लगाना आवश्यक नहीं है। आप पूरे देश में या उसके किसी एक भाग में, पूरे देश में या देश के किसी एक भाग में आप इमरजेंसी लगा सकते हैं। तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू इम्पोज द इमरजेंसी इन होल इंडिया। यू कैन इम्पोज द इमरजेंसी इवन इनटू द पार्ट ऑफ इंडिया। आप इमरजेंसी को पूरे देश में नहीं, आप किसी देश के एक भाग में भी लगा सकते हैं। अब दूसरा क्या है? वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म रिबेलियन। ए बी सी, या तीन में से एक कंडीशन का होना जरूरी है। यहां पहले क्या हुआ करता था? यहां क्या हुआ करता था पहले? यहां पर पहले हुआ करता था इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। गॉट इट? जो इमरजेंसी को लगाने की प्रक्रिया है, उसमें राष्ट्रपति को इस बात का समाधान होना चाहिए। राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हो जाए कि वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रिबेलियन, इसका खतरा उत्पन्न हो चुका है या उत्पन्न होने की संभावना है। तो इसका मतलब क्या हो गया? उत्पन्न होने की संभावना। इसका मतलब क्या हुआ? एक्चुअल ऑकरेंस की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? एक्चुअल ऑकरेंस की जरूरत नहीं है। अगर राष्ट्रपति को यह लगता है कि इसके होने की संभावना है, तो संभावना मात्र पर ही वह इमरजेंसी लगा सकता है। क्लियर हो गया? किसको क्लियर नहीं हुआ? अब जो देखिए, यह सारी बातें जो मैं बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट की मोर सारी चीजों को व्याख्यायित किया हुआ है। आपको केस लॉ जानने की कोई जरूरत नहीं है, आपको आउटकम जानने की आवश्यकता है। तो जो एक्सटर्नल एग्रेशन है, जो तीन कंडीशंस है, वह तीन कंडीशंस अगर होने की संभावना है तो भी इमरजेंसी लगाया जा सकता है। अब आर्म रिबेलियन क्या है? अब देखिए, अब इसको आप जोड़िए सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। अब आप ब्लेयर एक्ट को फिर देखिए, यह तीनों संभावनाएं कहां से हो रही हैं? सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट ए grave emergency exists, whereas security of India, security of India aggression, प्रेसिडेंट किस मामले में, प्रेसिडेंट कब इमरजेंसी लगा सकता है? सिक्योरिटी ऑफ इंडिया इन डेंजर टू, वॉर का खतरा हो, एग्रेशन की संभावना हो, आर्म रिबेलियन का अंदेशा। शब्द देखिए आप,
सब देखिए, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया डेंजर, वर्ड, द वर्ड, ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्ड। बताइए, राष्ट्रपति कब इमरजेंसी लगा सकता है? सिक्योरिटी ऑफ इंडिया इंडेंजर्ड हो, वॉर का खतरा हो, एक्सटर्नल एग्रेशन की संभावना हो, आर्म रिबेलियन का अंदेशा हो। बताइए। अब देखिए, अब आप एक्ट पढ़िए, इसी को और चेंज पेश कर सकते हैं। ये क्या है? यह मेन, यह उसके साथ जुड़े हुए, लेकिन जो सवाल की फ्रेमिंग है, आंसर चालू हो जाएगा। गॉट इट? इट्स क्लियर। सिक्योरिटी ऑफ इंडिया इंडेंजर्ड हो। अब चारों में से हमें कम करने की कोशिश करते हैं। चलिए, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया इंडेंजर्ड हो। अब आप पढ़िए सेक्शन को क्लियरली। If the president is satisfied that a grave emergency exists where the security of India or thereof is threatened, whereby एक गलत जाएगा, सिर्फ बी सी डी होगा। दिमाग अप्लाई करिए, इसको दिमाग अप्लाई करिए। क्यों? सिक्योरिटी ऑफ इंडिया जो है एक बहुत वाइड टर्म है। सिर्फ सिक्योरिटी ऑफ इंडिया पर नहीं हो पाएगा, आपको इसमें से चाहिए वॉर, और ये हो या ये हो या ये हो, स्पीकर, तीनों का जरूरी होना नहीं है, एक का है। अब सवाल क्या होगा? निम्न में से किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपात उपबंध लगा सकता है? ए, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया इंडेंजर्ड हो, बी, वॉर का खतरा हो, सी, एक्सटर्नल एक्सटर्नल एग्रेशन का खतरा हो, आर्म रिबेलियन का अंदेशा हो। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? हमने इसको काटा क्यों है? Why I have deleted this? Tell me this point. Because सिक्योरिटी ऑफ इंडिया पर ही नहीं होगा, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया इंटरनल डिस्टरबेंस से भी प्रभावित हो सकती है। लेकिन इंटरनल डिस्टरबेंस को 1978 में 44th अमेंडमेंट के द्वारा हटा दिया गया था। तो सिक्योरिटी ऑफ इंडिया पर नहीं होगा, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया इन तीन कारणों से प्रभावित होनी चाहिए। लिसन केयरफुली, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया तीन कारणों से प्रभावित होनी चाहिए। वार की का खतरा हो, एक्सटर्नल एग्रेशन की संभावना हो, आर्म का अंदेशा हो। देखिए, शब्द साफ साफ है, खतरा, संभावना, अंदेशा। हुआ कुछ नहीं है। क्लियर हो रहा है? हुआ कुछ भी नहीं है, हुआ कुछ भी नहीं। नाउ अगेन रीड द एक्ट, अगेन रीड द एक्ट। If the president is satisfied that a grave emergency exists whereby the security of India or any part of territory thereof is threatened, हुआ कुछ नहीं है, तो आपका एक और आंसर क्या हो गया? एक्चुअल अकरेंस की आवश्यकता नहीं है। किसको क्लियर नहीं हुआ? हमने एक को काटा क्यों है? डिस्पाइट दैट इन आर्टिकल 352(1) सिक्योरिटी ऑफ इंडिया का मुद्दा है। सवाल की लैंग्वेज ध्यान दीजिएगा, सवाल की लैंग्वेज क्या है? किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति
आपातकालीन प्रावधान लगा सकता है। अगर सिर्फ सिक्योरिटी ऑफ इंडिया बात कही जा रही है, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया इंडेंजर्ड है, उस पर नहीं लगा सकता है। सिक्योरिटी ऑफ इंडिया इंडेंजर्ड हो, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रिबेलियन, ओनली देन ही कैन इंपोज द इमरजेंसी। यू गॉट दिस फाइन लाइन। ये सवाल मेजॉरिटी लोग गलत कर देंगे अगर आप ऐसा माइंड अप्लाई नहीं करोगे तो। यस वीना, यू राइट, यू राइट, यू गॉट दिस। वीना को एकदम कैच कर लिया। आई हैव इमेजिन दिस क्वेश्चन ओनली फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ टाइम। यस, फ्रॉम, देखिए कैसा करंट अफेयर आपको कंट्रोल करता है, ये मैंने वहीं से निकाला है। आई थिंक इट्स फाइन। तो जो आर्म रिबेलियन क्या होता है, आर्म रिबेलियन, अब आर्म रिबेलियन में क्या है, यह सिक्योरिटी ऑफ कंट्री को थ्रेटन करता है। इंटरनल डिस्टर्बेंस क्या है, अब देखो, इंटरनल डिस्टर्बेंस और आर्म रिबेलियन में फर्क क्या है। जो इंटरनल डिस्टर्बेंस है वह एक वाइडर कोनोटेशन रखता है। अब एक सवाल और रखिए, आर्म रिबेलियन एंड दोनों में फर्क क्या है। जो एक्सप्रेशन इंटरनल डिस्टर्बेंस है, इट हैज ए वाइडर कोनोटेशन दैट आर्म रिबेलियन। इसका वाइडर कोनोटेशन है दैट आर्म रिबेलियन। किस सेंस में, कि आर्म रिबेलियन इज लाइकली टू पोज ए थ्रेट टू द सिक्योरिटी ऑफ कंट्री, जबकि इंटरनल डिस्टर्बेंस क्या है, सीरियस इन नेचर है, लेकिन वुड नॉट पोज ए थ्रेट टू द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री और पार्ट देयर ऑफ। सिक्योरिटी ऑफ कंट्री को, यही आप लिखिएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अगर सवाल आता है सिक्योरिटी ऑफ कंट्री को protect करता है, यह नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप यही लिखिएगा अपने आंसर, मॉडल आंसर में यही होगा। अगर ये सवाल कैसे बनेगा कि 1978 में क्या कारण था कि इंटरनल डिस्टर्बेंसेस की जगह आर्म रिबेलियन शब्द को लाया गया, उसको और क्या कह सकते हैं कि क्या फर्क है आर्म रिबेलियन और इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। तो आप दो चीज लिखेंगे, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि आर्म रिबेलियन की तुलना में इंटरनल डिस्टर्बेंसेस का एक वाइडर कोनोटेशन है। दूसरा, ये आर्म रिबेलियन जो है वो सिक्योरिटी ऑफ द नेशन को, कंट्री को थ्रेट करता है, जबकि जो इंटरनल डिस्टर्बेंस है वह सिक्योरिटी ऑफ कंट्री को थ्रेट पोज नहीं करता है। गॉट इट और नॉट गॉट इट? किसको क्लियर नहीं हुआ? 352 पर जिन लोगों ने लेक्चर सुना होगा उनको भी नई नई चीजें जरूर मिलेंगी। 352 पर कई चेक्स एंड बैलेंसेस क्यों लगाए जाते हैं? देखिए, क्या सवाल पूछा जा सकता है उसको मैं नहीं कर रहा हूं। आपका पेपर बन चुका है तकरीबन, और कई तरह से पेपर में आउट भी कर रहा हूं। 352 पर बैलेंसेस क्यों लगाए जाते हैं, उसका कारण क्या है? A various serious impact on the power of state as well as the fundamental right of the people. अब जो रीजन है रिस्ट्रिक्टिंग, अब सवाल क्या, मेन सा सवाल क्या बनेगा? Why there are certain restrictions on imposition of emergency?
इसको मैं फ्रेम करता हूं डिफरेंटली। सवाल ये है, अब इस सवाल को मैं फ्रेम करता हूं, इस सवाल को मैं ऐसा फ्रेम करता हूं तो आपको समझ में आवा कि लिखना क्या है। देखिए, there are certain restrictions imposed on the power of the president to impose emergency। पहले इंग्लिश करें फिर हिंदी करते हैं। There are certain restrictions imposed on the power of the president to impose emergency. The reason underlying the restricting the scope of Article 352 is that a proclamation of emergency, Article 352, has a very serious impact on the power of the state as well as the fundamental rights of the people। राष्ट्रपति आपातकालीन अधिकार पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। उन प्रतिबंधों को लगाने का कारण यह है, यह राज्य और लोगों के मूलाधिकारों को बहुत हद तक प्रभावित करता है। इस कथन के आलोक में राष्ट्रपति के अनुच्छेद 352 के तहत दिए गए अधिकार की समीक्षा करिए। अब आप देखिए, सवाल ये है, सवाल क्या है, लैंग्वेज क्या दूसरी है। आप जब तक लैंग्वेज के साथ प्ले करना नहीं सीखेंगे तब तक कोई भी फायदा नहीं होगा। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द लैंग्वेज आर बीइंग प्लेड इन द क्वेश्चन। आगे चलें, इट्स फाइन। अब देखिए, अब जब आर्टिकल 352 बना और उसके बाद जो आर्टिकल 352 के आगे के रास्ते हुए, अगर आप 351 का एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो आपको मेरी सारी जो बात कही गई मिल गई है कि एक्चुअल अकरेंस की जरूरत नहीं है, प्रेसिडेंट के सेटिस्फैक्शन की आवश्यकता है। अब अगर कोई प्रोक्लेमेशन कर दिया गया, वह प्रोक्लेमेशन सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन रिवोक हो सकती है। अब फिर रिवोकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन, ए बाय बी बाय पार्लियामेंट, by lapse of time, by convening a summon of parliament of by executive। अगर आर्टिकल 352 को पढ़े तो क्या हो रहा है, एक जो प्रोक्लेमेशन इशू किया गया है वह सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन के द्वारा विड्रॉ किया जा सकता है। तो ये क्या हो गया, यह एग्जीक्यूटिव के द्वारा किया गया प्रोक्लेमेशन है और उनके द्वारा विड्रॉ किया गया है। दूसरा, बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट किसी भी समय प्रोक्लेमेशन को करके और उसको विड्रॉ कर सकती है। जो प्रोक्लेमेशन हुआ है उसको पार्लियामेंट चाहे तो वह डिसअप्रूव कर सकती है। बाय लैप्स ऑफ टाइम, प्रोक्लेमेशन एक समय सीमा के लिए होता है। अगर उस समय सीमा के अंतर्गत प्रोक्लेमेशन को
पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव नहीं किया गया, तो जो लैप्स, जो टाइम फ्रेम फिक्स किया गया है, उस टाइम फ्रेम के बाद वह लैप्स हो जाएगा। डी, बाय कन्वीन ए समन ऑफ पार्लियामेंट बाय मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। इसको हम लोग सब बाद में पढ़ते हैं। तो एक सवाल क्या आ गया कि एक जो आपातकाल लगाया गया है, वह कितने तरीके से विड्रॉ किया जा सकता है। गॉट इट इशू? तो आप अगर आर्टिकल 352 सब सेक्शन 2 देखें तो वह आंसर इसका देखिए आप कि एक जो प्रोक्लेमेशन किया गया है वह सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन से विड्रॉ किया जा सकता है। व्हाट डज इट मीन बाय दिस? कि एग्जीक्यूटिव के द्वारा किया गया प्रोक्लेमेशन एग्जीक्यूटिव के द्वारा ही विड्रॉ किया जा सकता है। तो इसको शब्द क्या लिख देंगे, शब्द का इस्तेमाल करें। अगर आपने इस शब्द को नहीं समझा है तो सवाल फिर गलत हो जाएगा। क्लियर? तो एक प्रोक्लेमेशन जो की गई है उस प्रोक्लेमेशन को विड्रॉ किया जा सकता है। अब ये प्रोक्लेमेशन कैसे, राष्ट्रपति कब आपात घोषणा कर सकता है? राष्ट्रपति कब आपात की घोषणा कर सकता है? ये स्वयं संतुष्ट प्रधानमंत्री की स्थापना की मंत्री परिषद की मंत्री परिषद की चिकित्सा बताइए व्हाट्स आंसर। जिसने यूट्यूब लेक्चर सुना होगा उसको आंसर पता होगा। टेल मी द आंसर, टेल मी आंसर क्या होगा इसका। under when president can impose an emergency: a, if he is satisfied himself; b, on the aid and advice of the prime minister; c, on the advice of the council of ministers; d, on the written advice of the council of ministers। अब ये किस अमेंडमेंट डी है, ये किस अमेंडमेंट से आया है? 38, 39, 42, 44। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर ही राष्ट्रपति आपात की घोषणा कर सकता है। यह किस संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में आया है? इट्स क्लियर? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा यह इंट्रोड्यूस किया गया है। तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। पार्लियामेंट अप्रूवल, जब कोई आपात की घोषणा की जाए 30 दिन के भीतर इसको पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव किया जाना चाहिए। पहले ये 2 मंथ था, लेकिन 44th अमेंडमेंट से
यह 1 मंथ हो गया। अभी बहुत ज्यादा टफ सवाल आए नहीं है। 44th अमेंडमेंट के द्वारा यह 1 मंथ हो गया। तो 44th अमेंडमेंट ने इसको 2 महीने से 1 महीने कर दिया। तो अगर कोई आपात की उद्घोषणा कर दी गई है तो आपात की उद्घोषणा होने के 1 महीने के अंदर इसको संसद के द्वारा अप्रूव करना होगा। संसद मतलब क्या है? राज्यसभा प्लस लोकसभा, इन दोनों के द्वारा इसको अप्रूव किया जाना आवश्यक है। एक के द्वारा नहीं हो पाएगा। तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों के द्वारा इसको अप्रूव करना आवश्यक है। तो एक चीज क्या हो गई कि जो संतुष्टि है, जिस संतुष्टि के आधार पर राष्ट्रपति आपात की घोषणा कर रहा है, वह संतुष्टि प्रधानमंत्री की नहीं है, मंत्रिपरिषद की है। उस संतुष्टि के आधार पर राष्ट्रपति ने आपात की घोषणा कर दी। अब 1 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों के द्वारा इसको संस्तुति देनी पड़ेगी। क्लियर? यह संस्तुति किस तरह दी जाएगी? जो दोनों सदन इसको अप्रूव करेंगे, वह अप्रूवल कैसे होगा? वह स्पेशल मेजोरिटी से अप्रूवल होगा। यह स्पेशल मेजोरिटी से होगा। स्पेशल मेजोरिटी होती क्या है? व्हाट इज स्पेशल मेजोरिटी? आप लिखिए, जिसने भी आज मेरा लेक्चर सुना होगा उसको जरूर मिल जाएगा। व्हाट इज द स्पेशल मेजोरिटी? राइट ऑन द चैट, राइट फास्ट। व्हाट इज द स्पेशल मेजोरिटी? फास्ट लिखो, जितनी फास्ट हो उतनी जल्दी काम शुरू होगा। बताइए क्या है? टोटल मेंबरशिप द हाउस एंड 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। दो कंडीशन है, 1 2 मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप। अगर आपने लेक्चर सुना हो, उस पर एक्सप्लेन किया हुआ है। प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। याद है? दोनों कंडीशन फुलफिल चाहिए। आपको समझ आ रहा है? ये दोनों कंडीशन है। ये सवाल सबका गलत हुआ है। आप दोनों रहेगा, आपके आंसर में दोनों रहेगा, एक नहीं रहेगा। आप गलत करके आ जाओगे। आप पढ़िए 352 सबसेक्शन 6 पढ़िए। आप पढ़िए 352 सबसेक्शन 6 लास्ट 2 लाइन। ओनली बाई मेजॉरिटी से पढ़ना शुरू करिए। इसीलिए सवाल गलत हो जाते हैं। सबने आंसर गलत लिखा हुआ है। एवरीवन हैज रिटन द रॉन्ग आंसर। ये दोनों होगा। जब आपका आंसर बनाएंगे, इसको ऑप्शन ए कर देंगे, इसको ऑप्शन बी कर देंगे। लिखेगा ओनली ए, ओनली बी, ए बी बोथ, ये कर देंगे और आपको उत्तर गलत हो जाएगा। एक सिचुएशन इमेजिन करिए। इस समय एक सिचुएशन इमेजिन करिए, सिचुएशन 1 सिचुएशन 2। एक ही करते हैं, सिचुएशन 1 करते हैं। जिस समय आपात की उद्घोषणा की गई, उस समय लोकसभा डिसॉल्व,
अभी हमने क्या सीखा कि आपातकाल लगाने के बाद 1 मंथ के अंदर दोनों सदनों का अनुमोदन चाहिए। लेकिन जिस समय आपात लगा, लोकसभा नहीं थी, तब हम क्या करते? फिर सुनिए सवाल कैसे बन रहा है कि जिस समय आपातकाल लगाया गया उस समय लोकसभा कार्य नहीं कर रही थी। तो जब लोकसभा कार्य नहीं कर रही थी तो उस समय किया क्या जाए? इफ अंग्रेजी में कर देते हैं, अंग्रेजी वाले बेचारे बहुत हल्ला करते हैं। एट द टाइम when the emergency was proclaimed, the Lok Sabha has been dissolved, the Lok Sabha was dissolved. And within 1 month, it is not possible that the Lok Sabha may come and take the place. Then at that time, what it can be done? If at the expiry of 1 month, the both houses are not functioning, and the proclamation has been issued at the time when the Lok Sabha has been dissolved. Or the second issue, the dissolution of the Lok Sabha takes place during the period of 1 month. There is two conditions. One, at the time of the proclamation of the emergency, the Lok Sabha was dissolved, or during the period of 1 month, during this period, the Lok Sabha was dissolved. In that circumstances, what is the remedy available? Because if the Lok Sabha has been dissolved, then the lower house, meaning thereby the Lok Sabha, cannot approve the emergency. जिस समय लोकसभा विघटित हो चुकी है, उस 1 महीने के दरमियान में लोकसभा गठित नहीं हो सकती है, तब इमरजेंसी कैसे अप्रूव होगी? क्लियर नहीं हुआ? इट्स क्लियर नॉट क्लियर? ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाएगा? ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाएगा? ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाएगा? ऐसी परिस्थिति में राज्यसभा 1 महीने के अंदर अप्रूव कर दे, और जब लोकसभा पहली बार बैठती है अपने देखो दो शब्द है, रिकॉन्स्टिट्यूशन। आप तो यहां से कंफ्यूजन सवाल करता है। अपने रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद जब पहली बार लोकसभा बैठती है उसके 30 दिन के अंदर अप्रूव करना आवश्यक है। ये थोड़ा कठिन है, जिसको समझना है थोड़ा मैं फिर बता दूंगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अगर न समझ जब मैं फिर क्लियर कर दूंगा। टेल मी, क्लियर हुआ? कोई ऐसा है जिसको क्लियर ना हुआ हो? एनीवन हु हैज सम प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग दिस? एनीवन हैज who has some problem to understand this?
ये पार्ट 2 वाले। अप्लाई माइंड, इफ एनी कंफ्यूजन आई विल सॉल्व इट। जया, आप ये पढ़ रहे होगे तीसरी चौथी बार, जो मार्गदर्शन के पुराने छात्र हैं इसको तीसरी चौथी बार पढ़ रहे होंगे, इससे कम तो नहीं पढ़ रहे होंगे। मार्गदर्शन के जो छात्र हैं उनकी मैं इस बात पे जरूर तारीफ करता हूं, आप कोई भी क्लास चलाओ वो लोग हमेशा क्लास करते हैं, हमेशा क्लास करते हैं। जो मेरे पास जो 30-40 लोग 2019 में आए थे, वह लगातार क्लास कर रहे हैं अभी तक। बता देते अर्चना, बता देते, कोई बात, बता देते। देखिए, अब हम इसको थोड़ा सा और शुरू से करते हैं। आपने इमरजेंसी लगा दी, राष्ट्रपति ने इमरजेंसी लगा दी, जया एफबी से सबको ऑफ होना चाहिए। अगर आप लोग याद करो, मैं आया था यूट्यूब पे इस बात को लेकर कि एफबी बड़ा टाइम खराब करता है, और बहुत जल्दी मैं ये एफबी यूट्यूब सब खत्म कर दूंगा और मैं सीधा एक ऐप पे आ जाऊंगा। बहुत जल्दी मैं ऐप बना रहा हूं, उससे क्या होगा, मैं आप सबको सोशल मीडिया से बाहर कर दूंगा, कि जो जो लोग बड़े सीरियस कैंडिडेट हैं उनको सोशल मीडिया खत्म करा देता हूं। तो सीधा मैं उन लोगों को जो आईएएस बनना चाहते हैं उनको ऐप पे ले आऊंगा, जो नहीं बनना चाहते हैं उनके साथ नमस्कार कर लूंगा, भैया आप लोग आराम करिए। देखिए, एक संकल्पना समझिए, एक रिक्वायरमेंट क्या है, एक रिक्वायरमेंट क्या है कि जैसे ही आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने कर दी, उसको 1 महीने के अंदर संसद की दोनों सदनों का अनुमोदन चाहिए। 1 महीने का जब टाइम फ्रेम था उसमें लोकसभा विकसित हो गई, या तो उद्घोषणा करते समय लोकसभा विकसित थी, या 1 महीने के टाइम फ्रेम के अंदर लोकसभा विकसित हो गई। जब लोकसभा का अस्तित्व ही नहीं है तो उस उद्घोषणा को कौन समर्थन देगा? तो प्रक्रिया क्या है, उस 1 महीने के अंदर राज्यसभा अनुमोदन कर दे। उसके बाद जब लोकसभा रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, पुनर्गठित होती है, तो जब लोकसभा पहली बार बैठती है, उस पहली बार बैठने के 30 दिन के अंदर लोकसभा उसका अनुमोदन कर दे। अगर उस 30 दिन के अंदर लोकसभा अनुमोदन कर देती है तो वह उद्घोषणा प्रभावी हो जाती है। और अगर लोकसभा उसको अनुमोदन नहीं करती तब क्या होगा, उस 30 दिन के बीतने के बाद, उस दिन से जिस दिन पहली बार लोकसभा बैठती है, उसके 30 दिन के बाद अगर लोकसभा उसके दरमियान अनुमोदन नहीं करती है तो वह निष्प्रभावी हो जाएगी। क्लियर? पूजा पाठक, अर्चना पांडे, दो लोगों को थोड़ा दिक्कत है। क्लियर हुआ? मेरे एक्सपीरियंस में जितने लोग सिविल सेवा का इंटरव्यू दिए इस बार, करीब 15 लोगों ने मुझको अप्रोच किया था। उन 15 के 15 लोगों ने सोशल मीडिया को ऑफ किया था। ऑल 15 वॉज ऑफ द सोशल मीडिया। जो मार्गदर्शन के एस्पायरेंट हैं, जो उन सबको इंस्ट्रक्शन है आप व्हाट्सएप ऑफ करो, सबने व्हाट्सएप ऑफ किया हुआ है। देखिए, आईएएस बनना सब चाहते हैं, लेकिन उसकी जो तपस्या है कोई नहीं करना चाहता है। बगैर तपस्या की आप आईएएस बन सकते हो, आप जो चाहे सो कर लो, नहीं बन सकते। बड़ी हार्ड तपस्या है ये, मैं इसको विश्व का सबसे कठिन एग्जाम मानता हूँ। क्लियर हो गया? अच्छा, जब आपने 1 महीने के अंदर उद्घोषणा कर दी, उद्घोषणा कितने दिन में बहुत होगी? 6 महीने। यह 44th अमेंडमेंट के द्वारा आया।
44th अमेंडमेंट के पहले एक बार उद्घोषणा जारी हो गई, तब वह जब तक राष्ट्रपति चाहे चलेगी। फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट के बाद यह नियम हो गया, एक बार उद्घोषणा जारी हो गई तो वह 6 महीने तक प्रभावी रहेगी। मतलब क्या हुआ, 6 महीने के बाद फिर संसद के पास जाओ, अगर और पूरी प्रक्रिया उसी तरह से फिर रिपीट करो जैसी आपने उद्घोषणा जारी करते समय की थी, तो आपको 6 महीने के बाद आपको पुनः जाना पड़ेगा संसद के पास। अब फिर यहां से आप 6 महीने के बाद संसद के पास गए, फिर लोकसभा उस दौरान विचित। जब आपने पहली बार घोषणा की थी, 1 महीने का उस समय लोकसभा काम कर रही। जब आप दूसरी बार जा रहे हैं तो लोकसभा विघटित हो चुकी है, तब आप क्या करोगे? सेम प्रक्रिया, सेम प्रक्रिया। अगर लोकसभा विघटित हो गई है तो आप राज्यसभा से अप्रूवल कराइए, और जब हाउस फिर रिकॉन्स्टिट्यूट होता है तो पहली बैठक के 30 दिन के अंदर उसको फिर से अप्रूव कराइए। व्हाट इज पॉइंट? दो कंडीशन हो गई, एक जब आपने इमरजेंसी प्रोक्लेम की थी उस समय लोकसभा विकसित थी, दूसरा जब आप 6 महीने का वक्त था, 6 महीने के बाद जब आप फिर उस पर गए उसको अप्रूव कराने के लिए, तो लोकसभा फिर विकसित थी। तो दूसरे बार को क्या करना होगा? लोकसभा जब बनती है, रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, उसकी पहली बैठक के 30 दिन के अंदर आपको अप्रूवल लेना होगा। गॉट इट और नॉट गॉट इट? सोचिए इसको फिर से। राज्यसभा का अप्रूवल आप टाइम मिलिए, जो राज्यसभा तो विकसित नहीं होती है, 30 दिन के अंदर from the date on which the House of People first sits after reconstitution। इस शब्द को याद करिए, यह दोनों परिस्थितियों में लागू हो रहा है। क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट सेम है, कॉन्सेप्ट इज सेम। लोकसभा विघटित है जब 1 महीने के अंदर अप्रूवल लेने की आवश्यकता है, दूसरी बार लोकसभा विघटित है जब 6 महीने के अंदर आपको फिर से अप्रूवल लेना है। तीसरा कंडीशन, या संसद चाहे तो एक चल रहे आपातकाल को समाप्त कर सकता है। यदि हाँ,
parliament has the right, if the parliament has the right to discontinue an existing proclamation of the emergency? If yes, then how? कोई चल रही आपात उसके लिए अगर संसद चाहे तो कैसे कर सकता है? संसद के जो 1/10 सदस्य हैं, किस संसद के? अब यहाँ संसद को आप समझिए, राज्यसभा के पास कोई शक्ति, कौन कर सकता है? मात्र लोकसभा। एक देखिए, ऐसे ही टेक्निकल पॉइंट पे सवाल बनते हैं। पहला, ओनली द लोअर हाउस। अगर कोई उद्घोषणा चल रही है उसको समाप्त कैसे किया जा सकता है? संसद के 1/10 सदस्य, किस संसद के? हाउस ऑफ द पीपुल, लोकसभा। इसके 1/10, इसके 1/10 सदस्य इस बात की, अपनी इस आशय की सूचना देने का एक रेजोल्यूशन पास करें कि हम डिसअप्रूव करना चाहते हैं जो प्रोक्लेमेशन चल रही है। अगर हाउस सेशन में है तो इसकी सूचना किसको दें? स्पीकर को दें। और अगर हाउस नहीं चल रही है तो इसकी सूचना प्रेसिडेंट को दें। तो सूचना किसको देंगे? स्पीकर। अगर हाउस चल रहा है तो स्पीकर को देंगे, नहीं चल रहा है तो प्रेसिडेंट को देंगे। अगर प्रेसिडेंट को दिया गया तो 14 दिन के अंदर स्पेशल सेशन बुलाएगा। तो स्पीकर 14 दिन के अंदर एक स्पेशल सेशन, उस स्पेशल सेशन में क्या होगा? उस स्पेशल सेशन में मतदान होगा। दिस अप्रूव द कंटिन्यूअस ऑफ इमरजेंसी। यहां पर क्या चाहिए? एंड द वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, आपको जब लगाना है तब आपको स्पेशल चाहिए, जब हटाना है तो सिंपल चाहिए। ये हो गया? इसको क्लियर नहीं हुआ? वो इसको क्लियर नहीं हुआ? ये किससे आया था? ये प्रोविजन भी 40। किसको क्लियर नहीं हुआ ये बताओ जल्दी बताओ। अगर आप आर्टिकल 352 का 6 पढ़ेंगे आपको इसका अंदाजा मिल जाएगा। आप 6 पढ़ें और 8 पढ़ें। अब देखिए, जो आर्टिकल 6 है वाया है वो चेंज हुआ है आफ्टर 44th अमेंडमेंट। 44th अमेंडमेंट के पहले वहां सिंपल मेजॉरिटी थी। नाउ वहां क्या गई है? स्पेशल मेजॉरिटी फॉर द imposition of the emergency. But if you want to withdraw the emergency, then there is no need of the special majority. You need only the simple majority. मजा आ रहा नहीं आ रहा?
ये हो गया। किसको क्लियर नहीं हुआ? देखिए आप अभी तक के लेक्चर को हम सवाल बना सकते हैं मीन्स का। क्या बना सकते हैं? व्हाट सेफ गार्ड, आप लिखिए सवाल, लिखिए सवाल, मीन्स का सवाल आपको एक लिखा देते हैं। व्हाट सेफ गार्ड्स have been provided in the constitution giving power to the parliament to control the misuse of the emergency power vested in the executive। ऐसे कौन कौन सी ऐसी शक्तियां संसद को प्रदान की गई हैं जो कार्यपालिका पर नियंत्रण करती हैं ताकि वह आपातकाल के प्रावधानों का दुरुपयोग न कर सके। अब यह जो इमरजेंसी प्रोविजन है इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, इसका जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल। ये पिछले लेक्चर में था कि नहीं था? तुमने सुना है लेक्चर, बताए पिछले लेक्चर में आज में कितना फर्क है? मेरे ख्याल से मैंने काउंट किया, कुछ 18-19 लोगों ने लेक्चर सुने हैं पिछले। कितना फर्क है पिछले लेक्चर में आज के लेक्चर में? कितना रिपीटिशन कितनी है, कितना फर्क है बताओ। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने एग्जामिन किया और कहा है देयर इज नो बार ऑफ डिल्यूशन। There is no bar of judicial review. There is no bar of judicial review. Point number one. Point number two. Limited only to examine limitation have been observed or not. Limitation posed in constitution respected or not. See, एक क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक लिमिटेशन दी गई है उस लिमिटेशन को ऑब्जर्व किया गया है, रिस्पेक्ट किया गया है और नॉट। कोर्ट कैन नॉट गो इनटू द क्वेश्चन ऑफ करेक्टनेस और एडिक्यूसी ऑफ फैक्ट। इसको आप याद कर लीजिएगा, ये आपके मेंस में काम आएगा, इन तो काम जो आएगा। अब सवाल क्या हो गया कि जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है नहीं, जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है या नहीं। तो कोर्ट इस बात को एग्जामिन नहीं कर सकता
कि करेक्टनेस क्या है और एडिक्वेसी क्या है फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस। कंडीशन and if it is there then it is fine। कितना शब्द हुआ? जब आपका सवाल आएगा कितने शब्दों में अपना हो जाए। अब प्री के सवाल में चारों पॉइंट शायद नहीं पूछेंगे, सिंपल से पूछ लेंगे कि जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है नहीं, जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है, लेकिन जुडिशियल रिव्यू के साथ ही 4 पॉइंट आपके मेंस के लिए हो गए कि आपातकालीन उपबंध में अब सवाल क्या बना, इमरजेंसी प्रोविजंस को जो इमरजेंसी इम्पोज की जाती है उसके जुडिशियल रिव्यू के बारे में आपकी क्या राय है, या किन किन परिस्थितियों में जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। सवाल कैसे भी कर सकते हैं, आपको लिखना ही है। ये मिनर्वा मिल्स केस में ये जजमेंट आया था, उसी जजमेंट से मैंने आपको निकाला हुआ है, ये आपके काम का हो। मैंने पहले ही बोल दिया कि जो सेटिस्फैक्शन है ये पर्सनल सेटिस्फैक्शन नहीं है, ये सेटिस्फैक्शन किसका है, ये सेटिस्फैक्शन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की है। अगला सवाल कि क्या मीन्स पे चल रहा हूं, क्या यह प्रावधान संविधान में जरूरी था? क्या उपयोग होने की आशंका पर को हटाया जाना चाहिए? ये मेरे सवाल है। देखिए इसका आंसर डॉक्टर अंबेडकर ने खुद ही किया हुआ है संविधान सभा में। उन्होंने कहा है कि जो पावर दिया गया है यह पावर इसलिए हटाया नहीं जा सकता कि इस पावर का दुरुपयोग होगा, क्योंकि संविधान में इस बात का उल्लेख किया गया है कि क्या क्या उस शक्ति पर प्रतिबंध लगाया गया है। अब आप इस आंसर को करते समय आप जो पार्लियामेंट की पावर है आप उसमें लिख दीजिएगा। 3 क्या लिखेंगे आप, जो 1 महीने के अंदर अप्रूव करना है, 6 मंथ को करना है, राज्यसभा लोकसभा का जो 2/3 का एक समर्थन चाहिए होगा। फिर आप देखिए किसी भी समय चाहे तो लोकसभा अपने सामान्य बहुमत के द्वारा उसको हटा सकती है। तो ये पार्ट लिखकर आप कह दें, पहला पार्ट लिखें कि जो यह आपातकाल की घोषणा है इसमें संविधान में बहुत से ऐसे प्रावधानों का जिक्र किया गया है कि जो प्रावधान इस अधिकार के दुरुपयोग पर अंकुश लगाते हैं। पहली बात आप ये लिखने की कोशिश करें। दूसरा, एडवाइस ऑफ मिनिस्टर जो है वह इन राइटिंग मांगी गई है, इसलिए यह आसान प्रक्रिया नहीं होगी इस उद्घोषणा को लगाने की। मेरे ख्याल से यह आपका काफी आंसर आपका काम कर जाएगा। तो अगर हम इस बात को देखें कि जस्टिसबिलिटी ऑफ, देखो इसको क्या है, इसको कैसे देखेंगे, ये जब आप कहिए मैं बंद कर दूंगा, क्योंकि क्या है बहुत टफ टॉपिक है, बहुत लंबा चलाने का कोई फायदा नहीं होता है, आप लोगों को याद होना चाहिए। तो मोमेंट यू फाइंड कि माइंड काम नहीं कर रहा, बताना, मैं बंद कर दूंगा।
नहीं कि आपने को लिखना है ना, तो अपने क्या क्या करता हूं। जस्टिसबिलिटी ऑफ द प्रेसिडेंट सेटिस्फैक्शन। अब इसको क्या क्या कहते हैं कि जो सेटिस्फैक्शन है वह प्रेसिडेंट का फाइनल है, इस पोजीशन को लगातार क्लियर किया गया है। और दो जो इसके साथ दो चीजें क्या है, दो चीजें अगर आप आंसर में लिख ले गए तो आपका आंसर कंट्रोल, आपका डेमोक्रेटिक कंट्रोल। एक शब्द बड़ा अच्छा, फाइन, डेमोक्रेटिक कंट्रोल और एग्जीक्यूटिव। अब इसी को सवाल बनाते हैं मेंस का। देखिए, हाउ द क्वेश्चन ऑफ मेंस कैन बी फ्रेम्ड। मेंस के सवाल में कोई नहीं पूछेगा आईएएस में कि आप मुझे आपातकाल का प्रावधान लिख के पढ़ाओ, ये कोई नहीं पूछने वाला है। सवाल क्या होगा, देयर इज ए डेमोक्रेटिक कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, elaborate this in the provisions in the article 352 of the constitution। इसको और हम चेंज करते हैं, there is a democratic control over the executive, please explain it in the light of the emergency provision elaborated in the constitution। क्लियर हुआ। अब आपको यह सवाल आपको लिखने के लिए अपने को अप्लाई करना पड़ेगा। लिखना वही सब कुछ है, लेकिन आपको वहां याद आना चाहिए। इस सवाल को लिखने के पहले आप रफ की कॉपी खोलिएगा और आप वहां पर लिखिएगा जो 4-5 प्रोविजंस हैं, देन यू स्टार्ट राइटिंग। अगर आप तुरंत लिखना शुरू कर देंगे आप मिस कर जाएंगे। कुछ देर और चलाएं या बंद कर दें, बताइए मेरे को आप। जैसा आप कहें वैसे काम काम करते हैं, जैसा आप कहें वैसे काम काम करते हैं। तो एक बात मैं पहले ही कह चुका हूं कि जो टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या है, यह पूरे भारत में भी लगा सकते हैं और भारत के किसी भाग में भी लगा सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि यह भारत के पूरे भाग में ही लगाया जाए। तो जो 2 महीने था उससे 1 महीने किया गया, मैं उसको जानबूझ के ताकि आपको याद रहे। और जो 40, दूसरा एक सवाल आप और लिखिए, 40 डेमोक्रेटिक ओवर एग्जीक्यूटिव, emergency provisions inaugurated in the constitution। एक सवाल भी हो गया। 44वें संविधान संशोधन विधेयक ने 44वें संविधान संशोधन विधेयक ने इमरजेंसी आपातकालीन उपबंधों के संदर्भ में कार्यपालिका शक्ति के ऊपर एक लोकतांत्रिक नियंत्रण रखने का प्रयास किया। और नॉट गॉट इट, समझ नहीं आया। अब आते हैं हम इफेक्ट, जो इफेक्ट है इस इमरजेंसी प्रोविजन का क्या होता है। मोर और लेस आई हैव
कितने लोग क्लास चलाना चाहते हैं, कितने लोग बंद करना चाहते हैं, आप देखो जल्दी जल्दी। जिसकी मेजोरिटी होगी वही करेंगे। कितने लोग चाहते हैं क्लास चले, कितने लोग चाहते हैं क्लास आज ही बंद कर दिया जाए। दो व्यू पॉइंट आए, एक पूजा पाठक का आया है, एक अंजलि सिंह का आया है। अंजलि चाहती है रोका जाए, पूजा चाहती चलाया जाए। बताइए। पहला क्या है? एक्सटेंशन ऑफ सेंट्रल। अगर आप आर्टिकल 353 को पढ़ें तो आपको दिखाई देगा कि जो इमरजेंसी लगाई जाती है उसका असर पहले क्या होता है। जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है यूनियन की, वह कहाँ जाती है? जैसे ही इमरजेंसी जैसे ही इमरजेंसी पावर लगाया, इमरजेंसी लगाई गई, इमरजेंसी के लगाते ही क्या होता है, देखते जाइए। जैसे ही हमको लगेगा कि प्रॉपर आप लोगों का डेमोक्रेटिक पैटर्न पूरा हो गया, आई विल टेक ए कॉल। जैसे ही इमरजेंसी लगाई गई तो पहला एक महत्वपूर्ण क्या होता है, जो नॉर्मल फैब्रिक है सेंटर रिलेशन, नॉर्मल क्या होता है, डिस्टर्ब। सेंटर स्टेट रिलेशन का जो एक नॉर्मल फैब्रिक है, क्या डिस्टर्ब। तो जब यह नॉर्मल फैब्रिक डिस्टर्ब हो जाता है तो यह एक फेडरल, देखो आपका सवाल कैसे लिखेंगे वो प्रीलिम्स में, फेडरल स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है। फेडरल स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है। तो जो एनी मैटर जो स्टेट लिस्ट में है, जो स्टेट लिस्ट का मैटर है, तो जो नॉर्मल फैब्रिक है सेंटर स्टेट रिलेशन का, उसमें एक फंडामेंटल चेंज आ जाता है और पार्लियामेंट बिकम्स empowered टू मेक ए लॉ विथ रिस्पेक्ट टू द एनी मैटर इन स्टेट लिस्ट। यहाँ आपका काम पूरा नहीं हुआ है। एंड सच लॉ ऑपरेट्स टिल 6 months आफ्टर द प्रोक्लेमेशन सीज टू ऑपरेट। 250 बोलिए। इस आके 250 से तीन चीज बन रही, यूनियन was power in this. Union can make law on law made will be enforced till 6 months after the revocation of emergency.
ये वाला गलत हो जाता है क्योंकि ये लोग ध्यान नहीं देते। ओपन आरपी 250, आरपी 250, ये आरपी 250, जो चीज मैंने लिखी है वही है, बस आप पढ़ो उसको। आप पढ़ोगे आपको और याद हो जाएगा, जो मैंने लिखा है वही उसमें मिला। किसको नहीं मिला? 250, 250 क्या बोलता है कि पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर इन द स्टेट लिस्ट इफ ए प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन। जैसे ही इमरजेंसी ऑपरेशन में होगी, पावर टू मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया with respect to any of matters enumerated in the state list। ये आपका है 2501। ये दूसरा, अब 2 पे आइए। सब सेक्शन 2 की लाइन नंबर 3, cease to have effect on the expiration of period of 6 months after the proclamation cease to operate। Got it? तो जो बनाया जाएगा लॉ वह इमरजेंसी के समाप्त हो जाने के बाद 6 महीने तक ऑपरेशन में रहेगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगेन लिसन केयरफुली, यह सवाल जरूर आएगा, इमरजेंसी प्रोविजन पर सवाल बनेगा। ये बड़ा लीडिंग क्वेश्चन है इमरजेंसी प्रोविजन का। क्यों लीडिंग है? मैं हमेशा बोलता हूं जो आपकी सोशियो इकोनॉमिक लाइफ है उस लाइफ पर बहुत ज्यादा सवाल बनते हैं। तो जो आपकी सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ में बहुत सवाल बनते हैं, यह आपकी सोशल लाइफ को इंपैक्ट करता है। बहुत सिंपल से बात कर रहा हूं मैं, कोई खास बात नहीं कही मैंने, ऐसी मैंने कोई बहुत बड़ी बात नहीं कह दी है। बस क्या है, उसी को मैंने थोड़ा से आसान ढंग में बताने की कोशिश की है। तो पहली चीज क्या सीखी आपने कि जैसे ही इमरजेंसी लगती है, जो स्टेट लिस्ट है उसको यूनियन ओवर पावर कर लेता है। तो क्या और क्या, इसी का हम दूसरा पार्ट कहते हैं। ये हुआ तो एक पार्ट हुआ, क्या स्टेट लॉ नहीं बना सकता? में एक पॉइंट है और ढूंढते हैं। आपने क्या बताया कि यूनियन ओवर राइट कर लेता है, तो क्या स्टेट लॉ नहीं? क्या जो पार्लियामेंट ने ओवर पावर कर लिया है, जो आपका जो सेक्शन 353 भी बोलता है, 353 भी बोलता है कि जो स्टेट की पावर है जो यूनियन यूजरअप कर लेता है। तो जो यूनियन लिस्ट में जिसका जिक्र नहीं है उस पर भी कानून केंद्र बना लेता है। तो क्या राज्य के पास कानून बनाने की पावर नहीं है? आंसर क्या होगा? जो लॉ मेकिंग पावर है स्टेट की इज नॉट सस्पेंडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी। फिर सुनिए, इस सवाल का जवाब फिर सुनिए। जो लॉ मेकिंग पावर ऑफ स्टेट है वह सस्पेंडेड नहीं है ड्यूरिंग इमरजेंसी। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? द लॉ मेकिंग पावर ऑफ स्टेट इज नॉट सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। तब फिर क्या होगा? द स्टेट कैन मेक लॉ बट it is subject to the overriding power of a union parliament। Subject to overriding power, subject to overriding power of union। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर राज्य कोई कानून बनाता भी है और अगर कोई केंद्र कानून बना देता है तो राज्य के कानून का कोई ताल्लुकात नहीं रह जाता है। क्लियर हुआ? इन्हीं दोनों को मिलाकर वो सवाल बना दे।
सवाल ही बना देते हैं। ए यूनियन कैन मेक लॉ on state subjects. B. State cannot make law cannot make law of its C. State can make law. C. State law is overridden by union. आंसर चलिए सही। गिव आंसर, गिव आंसर। आप बताइए कि यह सवाल आप में से कितने सही कर सकते थे, ऑनेस्टली बताइएगा, कितने लोगों को इस सवाल को सही कर सकते थे? मेरे बताने के पहले कितने लोगों को इस सवाल का आइडिया था? यस, आंसर इज दिस, इट इज राइट, इज राइट, ACD। आदित्य कर एनी स्टेट, आई विल कम ऑन दैट। यस, अच्छा सवाल है आदित्य का। अगर प्रोक्लेमेशन मान लीजिए एक स्टेट में है, सपोज दैट टेक एन एग्जांपल, प्रोक्लेमेशन इज ओनली in some part of the country, then can you make the law for only those part of the area where the proclamation has been made, or law can be made the whole of the India? You can make the whole of the India. मार्गदर्शन वालों का आइडिया था। क्लियर हो गया? बहुत नहीं हुआ क्लियर? कोई और बताओगे, कोई दिक्कत? बड़ा सिंपल सा इशू आपका है, इसमें कोई बड़ी, क्या थोड़ा सा दिमाग लगाओ सवाल आने लगता है।
समझ में आ रहा है? और आगे चले या कल्प रखें? बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी लिखो, क्या चाहते हो? राइट पास, क्या क्या चाहते हो? चलो कल रखते हैं, ठीक, चलो चलिए कुछ बात करते हैं, चलिए ठीक, कल्प कर लेते हैं। यस, 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 आई एग्री। देखिए, मेरी पढ़ाई का आप सिर्फ वहां तक न देखें कि आप यहीं तक न देखें मेरी पढ़ाई का कि आपको यह किस एक सब्जेक्ट में काम आ रहा है। यह आपको काम आएगा अक्रॉस द बोर्ड। आप इसको अप्लाई कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट पे। इसी तरह आप हिस्ट्री पढ़िए, इस तरह इकोनॉमिक्स पढ़िए, इस तरह ज्योग्राफी पढ़िए। वी आर थिंकिंग टू मूव ऑन द ऐप। ऐप इज ऑन अंडर प्रिपरेशन। क्या है, जो फ्री की जो एजुकेशन है ये कंप्लीटली फेल हो चुकी है। मेरा 2 साल से ज़्यादा का अनुभव इलाहाबाद में है और मेरे पास कम से कम 50-60 शहरों के लोग आए। लेकिन मैंने क्या पाया कि जो आप ऐसे पढ़ाते हो ना, इसकी कोई कीमत नहीं होती। दूसरा, जो सोशल मीडिया से, देखिए सब लोग तो आईएएस न बन सकते हैं, ना सब लोगों को आईएएस देना होता है। बहुत लिमिटेड लॉट आईएएस देती है। मतलब वो आईएएस देने का मतलब क्या है कि वह लॉट जो आईएएस के लिए बड़ी कमिटेड होती है, जो बहुत पढ़ना चाहती है, बहुत छोटी लॉट है। वो आप लोगों में 20, 25, 30 से ज्यादा लोग मुझे लगते नहीं है। जो ये आप एक भीड़ देख रहे हो इलाहाबाद विश्वविद्यालय पेज में 10,000 की, मॉक टेस्ट में 90, मॉक टेस्ट के ग्रुप में 90 लोग हैं। उस 90 लोगों में तकरीबन मैक्सिमम 20 लोगों ने लेक्चर देखा, वो भी इतने हंगामा करने के बाद। तो बाकी लोगों को पढ़ने पढ़ाने का कोई मतलब तो है नहीं। दूसरा, एक बात बड़ी क्लियर हो चुकी है कि जब तक आपको यह नहीं लगेगा कि मैं इस वेंचर में रह पाऊंगा या चला जाऊंगा, तब तक शायद आप पढ़ नहीं सकते हो। तो बहुत जल्दी मुझे लग रहा है जो आप, मैंने बहुत से वेंचर देखे जो चैरिटेबल चले, वो सब फेल हो गए। अभ्युदय योजना आप देखिए, वो सफल नहीं हो पाई। वो ये सारी योजनाएं सफल क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि किसी व्यक्ति का इंटरेस्ट ही नहीं होता है जब तक उसको यह न लग जाए कि उसके पास कोई किसी चीज का भय है। तो दूसरा, आपको सोशल मीडिया से बाहर करना बहुत जरूरी है। तो सोशल मीडिया से बाहर करने का एक ही रास्ता है कि इस अपनी पढ़ाई को हम शिफ्ट करें फ्रॉम द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू द ऐप प्लेटफॉर्म, जहां पर आपको पढ़ने के लिए वही ओपन करना पड़े। So let's see, we are trying to that also. One more experiment I am trying to do it. Let's see how it is going to succeed or not to succeed. बहुत से लोगों से अपना संबंध जल्दी छूट जाएगा, क्योंकि हम 25, 30, 40 लोगों के बियॉन्ड पे इंटरेस्ट हमारा है भी नहीं। लेट्स सी हाउ इट इज गोइंग ऑन। 5 तारीख को आपका टेस्ट है, उसकी तैयारी आप लोग जरूर कर रहे होंगे, आप लोग जरूर करिएगा। उसके बाद फिर हम लोग आप लोगों से आगे बात करेंगे। कल हम क्लास लेंगे, कल क्लास 6 o'clock पे क्लास अपनी होगी। उसके बाद फिर हम लोग, परसों आपका टेस्ट हुआ। टेक केयर, विल सी यू टुमारो अगेन।